जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन 2 डे 1 रेशो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। पहली कहानी, अक्सर फार्मूलाज में हमें नज़र आता है कि कहीं पर एवरेज हुई होती है, कहीं पर एवरेज नहीं हुई होती। तो उसकी लॉजिक ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा होल ईयर का, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है हमारी एज एट। अब दोनों चीज़ें लाइक विद लाइक नहीं है, एक है पूरा साल और दूसरी चीज़ है एज एट किसी एक डेट की। तो रेशो एनालिसिस जो भी होती है इसके अंदर हमें लाइक विद लाइक चलना होता है। अब जब भी किसी भी फार्मूले में एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, एक आइटम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की होगी, तो हम जब इस चीज़ को एवरेज आउट करते हैं, एक चीज़ ओपनिंग की है, एक चीज़ क्लोजिंग की है, तो हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके एक क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। और एवरेज रिप्रेजेंट करती है किसको, होल ईयर को। कैसे एवरेज रिप्रेजेंट करती है, फ़र्ज़ करते हैं ये ग्राफ है, यहाँ पर आ रही है क्या चीज़, ओपनिंग, और यहाँ पर आ रही है क्लोजिंग। तो ये ग्राफ एक हिसाब से ऐसे बन रहा हुआ, और ऑन एवरेज को अगर आप कर लेंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, एवरेज। तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर देगी, पूरे साल को रिप्रेजेंट कर देगी। तो जितने भी फार्मूलाज हैं जिसमें एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की है और एक आइटम बैलेंस शीट की है, वहाँ पर फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट वाले के साथ एवरेज लिखा हुआ है। लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन अदर हैंड यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्रॉफिट एंड लॉस हैं, लाइक GP ओवर सेल्स, यहाँ पर कहीं पे एवरेज नहीं है। जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हैं, लाइक करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर भी एवरेज नहीं। तो जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वहाँ पर क्या है, एवरेज होना है। अगली कहानी, फार्मूला याद रखने की। जितने भी फार्मूलाज हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम न्यूमरेटर में नजर आएगी आपको, और डिनोमिनेटर में बैलेंस शीट की आइटम नजर आएगी। जितने भी रेशियोज के फार्मूलाज हैं, जितने भी रेशियोज के फार्मूलाज हैं, तो ये याद रखने का एक टिप है। ठीक है जी, कहाँ पर नेट प्रॉफिट यूज होना है, कहाँ पर PBIT यूज होना है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम समटाइम्स होती है। तो मेजॉरिटी फार्मूलाज में क्या है, PBIT यूज होता है, नेट प्रॉफिट यूज नहीं होता। ठीक, जहाँ पे भी अगली कहानी इंटरेस्ट कवर, इसकी एक लॉजिक है कि इंटरेस्ट कवर किससे होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कवर होता है। तो हम कर रहे होते हैं सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, GP आता है, GP के बाद लेस आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसके बाद जो अल्फाज आते हैं वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसका दूसरा नाम है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दो नाम है इसके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर से लेस जब आप करते हैं, लेस करते हैं आप फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट कवर किससे होता है, PBIT से। ठीक, बात समझ लग गई। अब ये तरतीब याद रख लो, फार्मूला याद हो जाता है। फार्मूला क्या है, PBIT ओवर इंटरेस्ट। पहले क्या चीज़ आएगी, PBIT, बाद में क्या आएगा, इंटरेस्ट। खुद ब खुद फार्मूला याद हो गया, इंटरेस्ट कवर का फार्मूला।
ऐसे ही याद रख। फार्मूलाज के अंदर कुछ चेंजेस आई हुई हैं हिस्ट्री में से। कोई बहुत पुराना स्टूडेंट हो या जिसने इन चीज़ों को इन डेप्थ इस तरीके से ना देखा हो, तो जो चेंजेस आई हुई हैं वो मैं बताने लगा हूँ आपको। हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज हैं, एग्जामिनर ने उसको बांट दिया है, कुछ कैटेगराइज कर दिए चीज़ें। एक कैटेगरी कर दी है इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर वो पूछ लेगा ना इन्वेस्टर्स रेशियोज कैलकुलेट कर दो, तो ये वाली है, ठीक। इन्वेस्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर कहेगा तो ये 3 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड रिटर्न ऑन एसेट। जहां पे भी रिटर्न की कहानी है वहां पर प्रॉफिट की कहानी है। पहली चीज याद रखने का तरीका कार, और याद रखने में मैंने क्या बताया, पीबीआईटी यूज होना है। रिटर्न में भी क्या यूज होना है, पीबीआईटी। तो यहां पर भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी पीबीआईटी यूज हो रहा है, रिटर्न ऑन एसेट में भी क्या हो रहा है, पीबीआईटी यूज हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल अर्निंग पर शेयर वाले फार्मूले की तरह से है, लाइक अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और ये क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स को दिए जाते हैं। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी किससे रिलेट करती है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से रिलेट करती है। तो ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया कहानी, लाइक अर्निंग पर शेयर। सिर्फ अर्निंग पर शेयर्स के अंदर डिवीजन होनी है किससे, नंबर ऑफ शेयर से। यहाँ पर क्या होनी है, उसके रुपीज से, शेयर कैपिटल की रुपीज से। एवरेज इक्विटी आ जाती है, मेजरली रुपीज में कहानी आती है। इक्विटी में हम भी ऑब्वियसली उसको निकाल देंगे आप, दूसरी चीज को, प्रेफरेंस शेयर्स को कट आउट बोल। क्लियर हो गई चीज। तो ये है तरीकाकार याद रखने का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो डिवीजन किस पर कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दो। रिटर्न ऑन एसेट आ जाए तो डिवाइड किससे कर दो, एसेट से डिवाइड कर दो। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिटर्न की कहानी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक माइंड सेट बना हुआ है रट्टे लगाना, फार्मूलेस को रट्टे लगाना। कोई जरूरत नहीं होती बहुत लंबे चौड़े रट्टे लगाने की, जस्ट चंद लॉजिक्स ध्यान में रखें, आपको फार्मूला याद है। रिटर्न जहाँ पे आएगी वहाँ पर क्या है, रिटर्न का मतलब प्रॉफिटेबिलिटीज की कहानी है, प्रॉफिट्स की कहानी है। प्रॉफिट्स में मेजरली कौन सी चीज़ आनी है, पीबीआईटी आना है। जहाँ पे एक्सेप्शन है वहाँ की चीज़ें याद रख लो, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, पीबीआईटी। एक्सेप्शन क्या है, इक्विटी की कहानी। इक्विटी की कहानी को रिलेट कर लो अर्निंग पर शेयर से, याद हो जाएगा फार्मूला। तो 3 फार्मूलाज हो गए याद, अगर नहीं भी पहले याद थे तो। बात क्लियर हो गई। ये कौन सी रेशियोज हैं, इन्वेस्टर्स की रेशियोज। अब जितना रिटर्न बेहतर होगा उतना बेहतर है, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी बेहतर है। तो ये सारी चीजें जितनी हायर होंगी उतनी बेहतर है, हायर इज बेटर। जितनी अच्छी है उतना बेहतर है, जितना प्रॉफिट ज्यादा है उतना बेहतरी है। कहानी खत्म। तो ये एक चीज याद रखें, अगर वो कह देगा इन्वेस्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बताओ तो ये वाली ये है। क्लियर, खाली प्रॉफिटेबिलिटी बताओ तो फिर कौन सी लेंगे, फिर इनमें से कोई 2 लेंगे, बाकी जीपी और नेट प्रॉफिट। कहानी खत्म। 4 रेशियोज आर मोर देन एनफ फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। फिर दूसरी कैटेगरी प्रॉफिट्स टू सेल्स रेशियो उसने की है, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो भी बोलते हैं इसे। ये जीपी ओवर सेल्स है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर सेल्स। इसका लिंक सिर्फ सेल्स के साथ है, इसके साथ कोई रिटर्न का लफ्ज नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, पीबीआईटी होता है। थोड़ी देर पहले भी बात की हमने, क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीआईटी होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दो किससे, सेल्स से। एक्सपेंसेस की अलग अलग से रेशो वो पूछ ले, मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंसेस ओवर सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस का एक परसेंटेज, सेलिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स तो सेलिंग एक्सपेंसेस की एक परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है चीज कहानी। एक बड़ी वक्री किस्म की रेशो है, ये वक्री किस्म की रेशो है, वेरी डिफरेंट। इसको सही तरह से याद कर लें। इसका एक नाम तो बड़ा आसानी से याद होने वाला है और दूसरा नाम से डायरेक्टली आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कौन सी रेशो है। अगर तो लिखा हुआ मिल जाए सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, तो ये तो सीधी सीधी कहानी है, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट दो तरह की, एक इक्विटी की इन्वेस्टमेंट और एक लोन के जरिए इन्वेस्टमेंट। ये दोनों क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है दो तरह से किसी भी बिजनेस में, एक इक्विटी के जरिए, एक लॉन्ग टर्म लोन के जरिए। तो ये ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड है कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट सेल्स क्या जनरेट की। तो फिर तो आसान है, मसला ही कोई नहीं है, नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इसका दूसरा नाम बड़ा मजेदार है जिसको याद करना पड़ता है, टोटल एसेट टर्नओवर। ये नाम के साथ याद करना पड़ेगा, ये नाम से नहीं पता चलता कि ये कौन सी रेशो है। टोटल एसेट टर्नओवर, ठीक है जी। टर्नओवर से थोड़ा सा याद रख लें, एक अंदाज होता है टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं, ठीक है। एक टर्नओवर होता है चक्कर को बोल सकते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ जगहों पे इंग्लिश है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इस्तेमाल हो सकती है, क्या करें अब हम। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली हो जाती हैं, कुछ लॉजिक के साथ बताई चीज़ें हो गई ना। इसकी अब मेरे पास कोई याद रखने के लिए लॉजिक नहीं है, इधर आ जाएगा तो कोई मसला नहीं, ये लफ्ज़ आएगा तो फिर ये वाली रेशो रखनी है, आप लगा लेना रट्टा। मैं तो रट्टे से निकल गया हूँ, अब आपने लगाना है थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा बाकी लॉजिक्स बता दिए हैं तो इतना सा रट्टा चल जाना चाहिए। लें जी, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई मेरा ख्याल ख़त्म, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई है। सॉल्वेंसी रेशो, कितना सॉल्वेंट है बिजनेस, कितना जानदार है बिजनेस और कितना लोन में फंसा हुआ है। इनसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, दिवालिया होने को, मीन्स डूब जाना लोन के नीचे। नाम तो बड़ा ज़्यादा आजकल तो सुना ही सुना सा है, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और कभी भी हो सकता है डैश। तो इसके अंदर दो रेशो, एक इंटरेस्ट कवर अभी हो गई, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट, दूसरी गियरिंग रेशो, लिवरेज रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट ओवर इक्विटी। लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी लेनी है, शॉर्ट टर्म लोन नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी। इसके अंदर दो फार्मूलाज हैं, एक है लॉन्ग टर्म लोन को भी डिवीजन में शामिल कर लो, प्लस 1 बाय 1, जितना लोन उतनी इक्विटी हो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर लोन ज़्यादा हो इक्विटी कम हो तो वह एक्सेप्टेबल नहीं, मीन्स काम गड़बड़ है। तो आपकी रेशो अगर 1:1 हो या 100% के नज़दीक हो तो एक्सेप्टेबल, इससे कम हो तो एक्सेप्टेबल, इससे ज़्यादा हो तो एक्सेप्टेबल नहीं। ऑन अदर हैंड अगर यहाँ पर आ जाओ ये 1 हो और ये भी 1 और 1 हो तो फिर परसेंटेज कहाँ पे गिरती है, 50% पर, जो एक्सेप्टेबल का लेवल है। अभी हमने कहा ना लॉन्ग टर्म लोन भी 1 हो और इक्विटी भी 1 हो, 100 ले लें, 200 ले लें, 1000 ले लें, जो मर्जी ले लें, तो सेम चीज़ अब ऐसे ले लेंगे तो फिर रेशो किस पर गिर जाएगी,
50% पर आ जाएगी, ये एक्सेप्टेबल लिमिट। तो अगर 50% से कम होगी तो एक्सेप्टेबल है, अगर ज़्यादा चली जाएगी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, ले कौन सा? क्वेश्चन में या तो कोई हिंट होगा या कोई अंदाज़ा होगा, और अगर कुछ ना ऐसा हो, कोई हिंट कोई अंदाज़ा ना हो, तो फिर क्या लेना है? कौन से वाला? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो मर्जी ले लोगे, एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। दोनों वर्जन्स क्या हैं? एक्सेप्टेबल ही हैं। ये किस बात की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन। अगर आपकी रेशियोज आपको कंपेटिटर की या फिर कोई वैल्यूज नज़र आ रही हो और वो नज़र आ रही हो 35%, 30%, 40%, तो फिर अंदाजन कौन सी ली होगी? ये वाली ली होगी। और अगर अंदाजन नज़र आ रहा हो 75% रेशो है, 80% रेशो है, तो अंदाज़ा लग रहा है कि कौन सी ली होगी? ये ली होगी। बात क्लियर हुई? तो कोई ना कोई हिंट नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है। 55 हो तो भी चांसेस इसके ज़्यादा लग रहे हैं। वैसे भी कंपेटिटर या इंडस्ट्री एवरेज अगर दी हुई है तो फिर वो सही वाली दी होगी कि हम ही गंदे हैं। क्या होगा? हम ही गंदे हैं, हम ही खराब हैं, हमसे ही काम सही नहीं हो रहा। तो वो 55 पे नहीं जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ, ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है सोचने का कि हम खराब हैं बस, क्योंकि उसने हमसे खराबियों के बारे में तो पूछना है, गड़बड़ के बारे में तो पूछना है। तो हिंट मिल जाएगा आपको, अंदाज़ा हो जाएगा, ना हो तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन आपके सामने हो ही जाएगी। आप दोनों की कैलकुलेशन कर दो यार। एक चीज़, कन्फ्यूजन में 5 मिनट सोचते रहो, उससे बेहतर नहीं है कि दोनों वेरिएंट्स कैलकुलेट कर दो। बोलो, क्यों? एक ही है ना, एक दफ़ा लिखना है ना, क्या मसला है फिर? 5 मिनट सोचने से बेहतर है 1 मिनट में क्या करो, दूसरा वेरिएंट भी कैलकुलेट कर दो और सोची पे आधा बंदा क्या। 5 मिनट सोचते रहना, उससे जल्दी दोनों काम हो जाते। लिहाजा ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम स्पीडीली कर दिया करें। सोलेंसी रेशियोज भी हो गई, ये तो आपकी फेवरेट है, जहाँ कहीं भी आ जाए। करंट एसेट एंड ओवर करंट लायबिलिटी, करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो। एसिड टेस्ट ये वाला नाम याद रखने वाला है बस, बाकी तो याद हो ही जाते हैं। वैसे ये लिक्विड एसिड होते कौन से? लिक्विड एसिड्स कौन से होते हैं? मोस्ट लिक्विड कौन सा होता है? मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट। आपका कैश सबसे ज़्यादा होता है जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो कैश ही है। फिर दूसरी चीज़ बैंक है, फिर बेचारा डेटर है, मेहनतें करनी पड़ेंगी, फिर पैसे आएंगे, और सबसे कम आपकी इन्वेंट्री है जिसको पहले बेचना पड़ेगा, फिर मिन्नतें करनी पड़ेंगी और फिर पैसे मिलेंगे। मिन्नतों के बगैर तो नहीं ना मिलते पैसे। आजकल तो पाकिस्तान में सेल हो जाए तो ऐसे ही कहते हैं, जनाब कौन तू कौन, कि मारने, पैसे मारने की आदत पड़ी हुई है। बस दूसरे का पैसा एंजॉय करना है, अपना पैसा। ये सबसे बड़ा फुकदान है हमारे बिजनेस के फेलियर्स का, कि हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के पैसे। सेम लाइक पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, ये है कि जी, लेकिन पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लोन के ज़रिए आता है और जाता पता नहीं किधर है ना, आप तक नहीं पहुंचता। आपके तो सर पर कर्जा ही चढ़ता है। एक नया बच्चा पैदा होता है तो कहता है कि जी इतने लाख रुपया उसने क्या देना है, कर्ज देना, और इतने लाख इंटरेस्ट देना है। हाँ हाँ, चलो दुखती बातें हैं। करंट रेशो आइडियल है 2:1।
somehow higher is बेटर कंपैरिजन करना पड़ेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। वैसे आइडियल क्या है, जनरल क्या है 2:1, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। इट डिपेंड्स कि जी इंडस्ट्री की एवरेज क्या चल रही है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल दो तो क्या बन जाती है, क्विक एसेट्स आ जाते हैं। और अगर आपके पास इन्वेंट्री ना दी और ये 2-3 चीजें दी हो तो फिर क्या करोगे, तो खुदारा इन तीनों को ऐड कर लेना, ये आपके क्या होंगे, अदर देन इन्वेंट्री एसेट्स होंगे। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड कर दें तो ये कौन से एसेट्स हो गए, क्विक एसेट्स हो गए। और फार्मूला असल में क्या है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, जिसको जल्दी में आसानी के लिए क्या लिख दिया जाता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। चलें जी, ये भी क्या है, आइडियली 1:1, समहाउ हायर इज बेटर, जितना ज़्यादा उतना बेहतर है। ये भी हो गई कहानी। कौन सी कहानी रह गई, वर्किंग कैपिटल की रेशोज। रेशोज कौन सी हैं इनमें से, रेशोज जनरली मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम कहाँ पर आएगी, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी, बैलेंस शीट की आइटम। तो रेशोज इसमें कौन कौन सी हैं, रेशोज इसमें टर्नओवर की है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ये गलत लिखा हुआ है, डेटर टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर टर्नओवर। चलिए ये लिखा रहने देते हैं, ठीक है जी, सही लिखा हुआ है, पहले दिन में आया था गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। इन्वेंटरी टर्नओवर क्या है, एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री, आप कितना अरसा होल्ड किए रखते हैं इन्वेंट्री को। ठीक है, ये टर्नओवर चक्कर है, क्या है, ये चक्कर वाला टर्नओवर है, ये रेवेन्यू वाला नहीं है। टर्नओवर कितने चक्कर आप एक साल में मुकम्मल करते हैं, इन्वेंट्री कितने दफा बनकर बिक जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम न्यूमरेटर के तौर पर, बैलेंस शीट की आइटम डिनोमिनेटर के तौर पर। एक इसका अंदाज ये है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आंसर आएगा इसका टाइम्स में, किसमें, टाइम्स। और अल्टरनेटिवली फार्मूला इसका दूसरे से है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। डेटर टर्नओवर, डेटर का लिंक किससे है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट सेल्स से। किससे, क्रेडिट सेल्स से। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम न्यूमरेटर और डेटर डिनोमिनेटर। बात क्लियर हो गई, वही वाली बात हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, याद रहेगी। रेशोज की मैंने बात की थी, डेज वाली रेशोज नहीं है। तीसरी, क्रेडिटर का लिंक किससे है, क्रेडिट परचेजेस से। तो क्रेडिट परचेजेस आपकी आ जाएगी न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। याद होगी रेशो, वही वाली कहानी, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाय बैलेंस शीट आइटम। बस याद रखना है लिंक किसके साथ है, डेटर का लिंक क्रेडिट सेल के साथ, क्रेडिटर का लिंक क्रेडिट परचेज के साथ, और इन्वेंट्री ने अल्टीमेटली क्या होना होता है, बिकना होता है। तो इन्वेंट्री का लिंक किससे है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अच्छा, फर्ज कर लें कॉस्ट ऑफ सेल्स थी आपकी 300 और एवरेज इन्वेंट्री थी 50 की। एवरेज इन्वेंट्री, हाउ मैनी टाइम्स इन्वेंट्री इज बीइंग सोल्ड, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। अगर ये 6 चक्कर मुकम्मल करे तो कितने दिनों में एक चक्कर मुकम्मल होगा, 6 दफा चक्कर मुकम्मल हो तो कितने दिनों में चक्कर मुकम्मल होगा। 365 को आप डिवाइड कर दोगे 6 टाइम्स से तो क्या हो जाएगा,
61 डेज में चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आपका ये जो दूसरा फार्मूला बना हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डेज सप्लाई ऑन हैंड या इन्वेंट्री ऑन हैंड, ये कैसे है? ये है 365 तकसीम 6, यही काम है। अभी आपने ये काम किया और 6 क्या चीज़ है? वो ये है। तो ये 365 तकसीम हुआ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ओ सब्र तो कर, किधर सब्र तो कर यार, रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र तो कर लो ना। अब आप बनाएं जरा इससे फार्मूला ABC, पुराना मैथ तो याद है ना? हाँ, 5 को तकसीम किया 10 तकसीम 6 से, तो 6 क्या करेगा? ऊपर भाग जाएगा, बन जाएगा 5 तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यही काम इसके साथ कर लो आप। एवरेज इन्वेंट्री क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 365 हो जाएगा। ये ऐसे फार्मूला बना है। 365 को टाइम से डिवाइड किया, उसको रीअरेंज किया तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गई? न्यूमिनेटर बन गई और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिनोमिनेटर बन गया। ये 365 को साइड पर करके निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक। अब अगर खुदारा अगर आंसर आपको वीक्स में दिया हो तो 365 नहीं लेना, क्या लेना है? 52। और अगर आंसर मंथ्स में दिया हो तो फिर 12 लेना है, फिर 365 के ऊपर नहीं रहना। डन। अब भाई ने सवाल किया था, सर जी ये है फिर एथे क्यों डेज लिखा है? जनाब इज्जत माप, ये आपका हो गया फार्मूला, एक अदद यहाँ पर बताना पड़ेगा। 365 को आपने इन्वेंटरी टर्नओवर से किया डिवाइड, तो आपके पास आया इन्वेंटरी टर्नओवर के डेज। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इधर इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ आ जाएगा फार्मूला 365 तकसीम इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, और दूसरी वाली रेशो में 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले फार्मूलाज एक दूसरे के साथ ऐसे चलते हैं। एक चीज़ अवेलेबल है, दूसरी चीज़ मालूम हो सकती है। टाइम्स में है उसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, डेज में है उसको टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट 365 से डिवाइड करना है, जो सी भी चीज़ है उसको दूसरे से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना, आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डेज में चाहिए, अगर वीक्स में चाहिए तो 52 से डिवाइड कर देना है, और अगर मंथ्स में चाहिए तो 12 से डिवाइड कर देना, दूसरी चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा। डन हो गया जी? अच्छा जी, तो फिर यही वाला फार्मूला अगर डेटर टर्नओवर आपके पास मौजूद है तो किस में कन्वर्ट हो सकता है? डेटर टर्नओवर पीरियड में, डेज में हो सकता है। अब इसने भी उलट हो जाना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाना है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाना है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाना है? 365। और सेम चीज़ किस में है? क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड में। और सारे के सारे रेसिप्रोकल हो सकते हैं। 365 से डिवाइड कर दो, दूसरी चीज़ टाइम्स वाला आंसर डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। डेज में मौजूद है, 365 से डिवाइड कर दो, टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एवरेज क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस थी आपकी 5000 और एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स थे 500। क्या आया आंसर? 10 टाइम्स सर्कल मुकम्मल किया है। डेटर ने सेल हुई, सेल के बाद कैश रिसीव हुआ, फिर सेल हुई, फिर कैश रिसीव, फिर सेल, फिर कैश रिसीव, ये सर्कल मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, तो अब कितनी दफ़ा सर्कल ये मुकम्मल हुआ है?
10 दफ़ा, तो कितने दिनों में होगा? आप आराम से चुप करके 365 से क्या कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, 37 डेज के अंदर ये क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। बजाय इसके कि लंबा चौड़ा काम करें, आप एक फार्मूला याद करके चुप करके कन्वर्ट करना चाहें डेज में, आराम से उस फार्मूले के जरिए कन्वर्ट कर दें। रेशो वाला फार्मूला याद रखें, दूसरे फार्मूले में उसका काम करके डेज में कन्वर्ट कर दें, 365 से डिवाइड कर, ना दूसरा याद रखें रेशो, लेकिन इतना सा याद कर लेना चाहिए, पता होना चाहिए। फार्मूला याद रखने की साइंस पता चल गई। अब लाजमी तौर पर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मसला आना है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी होनी है, हमें कन्वर्ट किस पे करना पड़ना है, परचेजेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे, तो फिर क्या आएगी, परचेजेस आएगी। हाय, कैश फ्लो तो करते होते हो ना, उसके अंदर दो, एक बनाते हो क्रेडिटर का अकाउंट, एक बनाते हो इन्वेंट्री का अकाउंट अंडर परपेचुअल सिस्टम। एक होता है बीडी, एक होता है सीडी, एक एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और एक और एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यहाँ पर आ जाती है इन्वेंटरी, इसका बीडी होता है, सीडी होता है, और ये यहाँ पर इसका कैश पेमेंट होती है। परचेजेस कैसे आई, क्या ये परचेजेस हैं, बोलें, क्या ये परचेज नहीं है? ये तो काम करते होते हैं कि नहीं करते होते? परपेचुअल सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम याद नहीं है? ऐसी होती है, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, या इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। याद होनी चाहिए एंट्रीज। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पूछ रहा है अब आजकल करेक्शन ऑफ एरर में। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक लेस करो, तो कहाँ पे पहुँचते हो, परचेजेस पर पहुँचते हो प्यारे बच्चों। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दो, तो कहाँ पे पहुँच जाओगे, परचेजेस पर पहुँच जाओगे। डन। तो ये चीज़ छुपी हुई होगी, ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगी अक्सर क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं मिलेगी। अगला सवाल, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डाटा ही ना होगा, फिर इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम तस्वुर किया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर ही होगी आपकी परचेजेस। ठीक, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ओपनिंग भी 10 क्लोजिंग भी 10, तो जो सी चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी वही क्या होगी, परचेजेस होगी। ठीक हो गया जा, क्लियर। अगर आपकी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाटा नॉट अवेलेबल, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होगी परचेजेस के। तो कुछ क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उठा के क्या करते हैं, परचेजेस की जगह पे लिख लेते हैं। तो उसकी रीजन क्या है, ये, या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्या हो, सेम हो, या फिर आपको एवरेज इन्वेंट्री दी हो। क्या दी हो, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया गया है, एवरेज, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ फिर, बराबर। ठीक है, तो आपको क्या दे दी गई, आपको एवरेज इन्वेंट्री भी दी हो, तो भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब वो दोनों बराबर हो गए तो फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर हो गई किसके, परचेजेस। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप क्या कर रहे होगे, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट वहां पर परचेजेस में लिख रहे हो। क्लियर। एवरेज इन्वेंट्री जब होगी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गए बराबर, और फिर इसमें भी क्या हो गई, डाटा नोट गिवन और एवरेज
इन्वेंट्री गिवन, तो फिर क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर हो जाएगी परचेजेस के, और हम वही वाली अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट उठाएंगे और नेट क्रेडिट परचेजेस की जगह पर लिख देंगे और अमाउंट अज्यूम करेंगे कि सारी की सारी क्या है, क्रेडिट है, प्रोवाइडेड क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग ना दिया हो। अगर वो दिया होगा तो आप वो भी किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे। लें जी, अब अगर आपको आ जाती है वर्किंग कैपिटल की रेशो, तो फिर क्या मालूम करना है आपको, सिर्फ एक चीज़ मालूम करनी है, वो मालूम करना है बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल। जहाँ पर भी साइकिल लिखा हो तो समझ जाओ PML क्यों नहीं है, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, निशान साइकिल था ना उनका। ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल। तो इन्वेंट्री क्या होती है जी, डेबिट, डेटर्स भी क्या होते हैं, डेबिट, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट। तो डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, तो ये क्या आपका आ जाएगा, डेज में कन्वर्जन हो जाएगी, और फिर एक ही रेशो कैलकुलेट करते हैं डेज की, तो सारी कहानियाँ खत्म। डन। सारे फार्मूलाज हो गए। इसके अंदर बताएं इन्वेंट्री टर्नओवर हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर। जितनी ज़्यादा दफ़ा इन्वेंट्री मूव हो, बिके, वो ज़्यादा बेहतर है, या जितनी कम दफ़ा हो उतनी बेहतर है, ज़्यादा दफ़ा बेहतर है। तो ये वाली टर्नओवर में हायर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब इसके उलट है कौन सी चीज़, डेज। जितने कम दिनों में चीज़ बिक जाए वो ज़्यादा बेहतर है, या जितने ज़्यादा दिनों में बिक जाए वो बेहतर है, कम दिनों में। तो लोअर डेज आर बेटर। ठीक, यही चीज है डेटर। डेटर टर्नओवर, जितनी ज्यादा दफा चीज बिके और रिकवर हो, जितनी ज्यादा दफा बिके वो ज्यादा बेहतर है, या जितनी कम दफा। तो ज्यादा दफा वाली क्या है, हायर इज बेटर। और पेमेंट रिसीव जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर, या जितनी देर से हो उतनी बेहतर, जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर। लिहाजा इसके उलट पीरियड में क्या हो जाएगा, कलेक्शन पीरियड, लोअर डेज आर बेटर फॉर डेटर। क्रेडिटर टर्नओवर, इसमें क्या है, जितना दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर लो, जितने ज़्यादा दिन इस्तेमाल कर लो मुफ्त में, वो भी कोई पैसा इंटरेस्ट नहीं देना, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी ना हो कि आपकी क्या हो, गुडविल ख़राब हो जाए एक हद तक। क्या है, एक हद तक पता चले आप बन जाए वो चीज़, पता नहीं मेरा ताल्लुक़ किसके साथ है, कोई नहीं देने दूने, तो फिर क्या होगा, अगली दफ़ा उधार भी नहीं मिलेगा, चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। तो एक लेवल तक डिले बेहतर है जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हो। तो क्रेडिटर टर्नओवर में लेस टाइम इज बेटर। कम दफ़ा पेमेंट कर रहे हो साल में उतना बेहतर है। दूसरे का पैसा इस्तेमाल करो, निचोड़ लो, खुदारा ऐसा काम आपने नहीं करना, टाइमली पेमेंट्स करनी है। और सबसे बेहतरीन बिजनेस है कैश का बिजनेस। कैश में खरीदो, रिस्क लो और फिर कैश में बेचो। फिर कहना कि जी या ऐसा तो होता ही नहीं है, तो कोई जब सारी कौम में नस्ल कौम ठीक हो जाएगी तो सारा काम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुद ठीक होंगे तो सब दूसरे भी क्या होंगे, ठीक होंगे। खुद काम करके दिखाएं, ज़हनी सुकून रखें और फिर दूसरे को बताएं मैं तो इस तरह से कर रहा हूँ, मैं ज़हनी सुकून में हूँ, काइंडली तुम भी क्या करो, उधार छोड़ दो।
तुम भी ज़हनी सुकून में आ जाओगे। जितने पाँव उतने, हाँ जितनी चादर उतनी पाँव फैलाओ। ठीक है, क्या हो गया है, जंपे थोड़ी लगानी है। तो अपने आप से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो ये टाइम लिखना था यहाँ पर, लेस टाइम इज़ बेटर। तो इसमें क्या आएगा, हायर डेज जब होंगे वो क्या है, इज़ बेटर, बट खुदारा गुडविल को ख़राब नहीं करना। पता चले कि हम क्या हो गए, मार्केट से ही आउट हो गए। ले जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई फार्मूला याद करने में कोई मुश्किल हो आपको? दो तीन बातें सिर्फ कही हैं मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस आइटम क्या आनी है न्यूमरेटर में, बैलेंस शीट वाली आइटम डिनोमिनेटर में। सारे फार्मूलाज में ज़्यादातर क्या आना है, PBIT, जहाँ पे रिटर्न लिखा होगा। ठीक, और रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर ओबियसली अर्निंग पर शेयर के अंदाज से काम करना है। वर्किंग कैपिटल के अंदर भी रेशो वाले फार्मूलाज याद कर लो, डेज वाले उसके क्या हैं, रेसिप्रोकल। नॉर्मल रूल याद है तो उसको खुद ब खुद वहां पे ज़हन में आ जाएगा कि इसको क्या करना है, उलट कर, लिंक याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल क्या होता है जी, ऐसे, और वर्टिकल ऐसे, ऐसे ही होता ना। तो फिर जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा वो एक हिसाब से करंट ईयर का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा, लास्ट ईयर से हो रहा होगा। और ये देखा जाएगा पिछले साल से हमारी रेशो बढ़ी है या कम, परसेंटेज बढ़ी है या कम। तो इसके अंदर बड़ा आसान सा रूल है, आप करंट ईयर में से लास्ट ईयर को माइनस कर दें और डिवाइड कर दें बेस ईयर यानी लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से डिवाइड करना है, बेस से डिवाइड करना है, पिछले साल से चेंज देखनी है आपने। तो बेस क्या बनी, पिछला साल। और ठीक है, तो बनाओगे कैसे, यहाँ पे कहीं पे मैंने शायद कोई क्वेश्चन रखा हो, कोई क्वेश्चन आ जाए सामने, पता नहीं कितने क्वेश्चन रख छोड़े हैं मैंने तो। और अभी तक तो कोई भी नहीं आया, दो आए हैं। ये कौन सा सवाल है, वो स्प्रिंग 24 का सवाल है। चलें जी, ये वाला सवाल है, इसके अंदर क्या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पॉसिबल, क्या वर्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है? यस, वर्टिकल एनालिसिस अगर बैलेंस शीट का बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, फिक्स एसेट को डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल वैल्यू से और एक परसेंटेज आ जाएगी। और अगर लायबिलिटीज या इक्विटी में करना होगा तो इसके टोटल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसका अगर शेयर कैपिटल बनाना होगा तो 11,000 तकसीम 73,574, 73,574, एक परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, चलें ठीक है, राउंड ऑफ 15%। इसकी करनी होगी तो 21,625 तकसीम 73,574, 29.394%। और अगर टोटल की करनी होगी तो 73,574 तकसीम 73,574, ये कितना होगा, ये 100%, बेस जो होगी ये 100%। तो 100% किसको रखना है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी को वर्टिकल एनालिसिस करते हो। सेम लाइक इधर भी अगर इन्वेंट्री को करना होगा तो 11,528 तकसीम 73,574, 15.67। कैश को करना हो तो 2658 डिवाइडेड बाय 73,574,
3.6%। तो ये क्या है, वर्टिकल एनालिसिस। सबसे आसान काम है, अगर ये आ जाए तो मौजे लग जाएंगी, मुफ्त के मार्क्स हों। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहला सवाल ये कर देना, चाहे पार्ट्स में मौजूद हो। हाँ, पार्ट ए पार्ट बी भी हो तो भी क्या करना, सबसे पहले ये वाला उठा के कर छोड़ना। हम मुफ्त के मार्क्स क्यों ना अचीव करें, चाहे दूसरा पॉइंट्स बड़ा मुश्किल हो, छोड़ देना, कोई बात नहीं। वैसे ही उसने कहा हुआ है अलग-अलग पेज पे करना, कहा हुआ है ना अलग-अलग पेज पे करना। तो बस एक पार्ट किया, दूसरा मुश्किल है, दूसरा बाद में, आगे 1 या 2 पेजेस खाली छोड़े, बाकी काम बाद में कर लिया। तो आसान काम सबसे पहले क्या करना है, अचीव कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आइटम फिर बेस बनाएंगे, सबसे हैवी अमाउंट सेज होती है, सबसे बड़ी अमाउंट सेज होती है, तो इसको 100% बनाएंगे। ये 100% हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर दो 67851 से, 47,528 तकसीम 67851, 70%। ये बताएं क्या मुझे ज़रूरत है जीपी को डिवाइड करने की, या ये 100 में से 70 निकाल के 30% लिख दूं? अगर एक चीज़ सही कैलकुलेट किया तो ये बैलेंसिंग अमाउंट आ सकती है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 7584 डिवाइडेड बाय 67851, 11.2%, ठीक है जी। और 5147 डिवाइडेड बाय 67851, 7.5%। अब इनमें से 30 में से ये दोनों निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना है तो भी आपकी मर्जी। व्हाट इज दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल तो अभी करना है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी कोई और सवाल होगा, कुछ छुपा के मैंने रखा होगा। ओ यस, क्या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो सकता है? हो सकता है। क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर, यानी कि 39 में से 30 निकाल ले तो 9 तकसीम 30, 371 में से 300 निकाल ले तो 71 तकसीम 300, 55 में से 60 निकाले -5 तकसीम 60। कम हो ज़्यादा हो, रूल एक ही रखना। माइनस मीन्स डाउन जा रहा है, कितना हुआ 5 तकसीम 60, 8.3% ये डाउन हुआ है। इसकी हेडिंग ऐसे बना देना, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, ठीक है। एक ही दफ़ा एग्जामिनर को पता चल जाएगा इंक्रीज पॉजिटिव में है, डिक्रीज इसमें है नेगेटिव। आंसर अब कर देना 30%, 23.6%, दैट्स ऑल द गेम। आपको पता चल गया, आपको रिवाइज हो गया कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे होना है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे बैलेंस शीट का हो। लास्ट ईयर से कंपैरिजन कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और अपने साल का ही पूरा मुकम्मल वर्टिकल। लें जनाब, फार्मूला याद करने की बात हो गई, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा बेहतर है उसकी बात हो गई। यार इतना डाटा मैंने रख छोड़ा है, उफ यार। ये समरी आपकी, विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ नॉट बेटर। अगर आपने जस्ट समरी देखनी हो तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में ये चीज़ कहानी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, हायर इज़ बेटर हाउएवर कंपेयर विद द क्रेडिट पीरियड अलाउड, ठीक है। हाय, चलें जी, अगली कहानी कौन सी है जी, हाउ टू इंटरप्रेट। यही मसला है ना, अगला प्रॉब्लम आप लोगों का। टाइम भी 50 मिनट रह गए हैं सिर्फ हमारे पास।
का टाइम हो गया ना, 12 बज के ऊपर चला गया टाइम। वैसे तो 11 बज के कुछ मिनटों पे हो जाता है शायद। लें जी, आपकी ये है बेस फॉर इंटरप्रिटेशन। क्या है जी? बेस फॉर इंटरप्रिटेशन। अगर आपको ये लॉजिक सही समझ लग गई है तो फिर आप इंटरप्रेट खुद कर सकते हैं बगैर रट्टा लगाए, बगैर क्रैम किए। लें जी, एग्जिस्टिंग रेशो थी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज की 2000 तकसीम 1000 आइडियल 2:1। अगर मैं ये न्यूमरेटर में 500 बढ़ा देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम रहने देता हूँ, मेरी रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या फिर मैं ये 2000 एज इट इज रहने देता हूँ, 1000 में कमी कर देता हूँ, तो अभी मेरी रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेशो इंक्रीज होगी न्यूमरेटर के बढ़ने से या फिर डिनोमिनेटर के डाउन होने से, या दोनों हो जाए, तो भी मेरी रेशो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अगर मैं 2000 में कमी ले आता हूँ, ये डिनोमिनेटर सेम रखता हूँ, मेरी रेशो क्या हो गई? कम हो जाएगी। या फिर मैं इस 2000 को तो सेम रहने देता हूँ, डिनोमिनेटर को मैं क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ, तो भी मेरी रेशो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज की रीज़न न्यूमरेटर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, या डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाएगी? मेरी रेशो डिक्रीज हो जाएगी। डन? लॉजिक क्लियर? अब इस फार्मूले को ना क्या रखना है आपने ज़हन में रखना है, आपकी इंटरप्रिटेशन खुद ब खुद होंगी इंशाल्लाह। ये 2 फार्मूले ये लिख लें, बुक में भी लिखे हुए हैं। बुक में बस ज़रा थ्योरेटिकल अंदाज में लिखे हुए हैं, स्टडी टेक्स्ट में मेरे पास क्या है? मैथमेटिकल अंदाज में बस लिखे हुए हैं, समरी फॉर्म में। यही लॉजिक है, यही इस्तेमाल होनी है आपकी जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट बताओ, उसमें भी सेम लॉजिक। उदाहरण रट्टे ना लगाएं, इंटरप्रिटेशन को जस्ट 1-2 दफ़ा पढ़ें और फिर एनालाइज खुद करना सीखें। रट्टा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्रैमिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ पे पता चले कि जी एक चीज़ बन ही नहीं रही है और हमने वो भी आंखें बंद करके रट्टा लगा के लिखी हुई है। तो रट्टे में तो यही काम होता है ना, सारे की सारी चलो भाई आओ देखा ना, तो वो ट्रिगर ही नहीं हो रही, वो वाली वैल्यू चीज़ ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमने उसको क्या किया हुआ है? फिट इन किया हुआ है। तो एग्जामिनर फिर क्या करेगा? मार्क्स देगा या काट लेगा? बताएं। नहीं, दोबारा लाजमी नहीं है, बुलाए, और भी बहुत सारे सही क्वेश्चन किए हुए हैं, क्यों ना दोबारा से आने की क्यों इतनी खुशी वो आपको, वो क्यों चाहता है? एक्सपीरियंस है। हाँ, कुछ लोग होते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हाँ, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब फिर मास्टर होंगे तो फिर ही आगे जाके मास्टर लगेंगे ना, शायद ये सोचते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं जैसे सीए फाइनल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, ना फेल होता तो शायद मैं आज सीए में ना पढ़ा रहा होता। हाँ, आपको नहीं पता होता कि जी आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, प्रोवाइडेड आपने मेहनत की हो। फिर भी फेल हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अक्सर को ये पता होता है कि हमने मेहनत नहीं की थी और इसी वजह से क्या हुए हैं? फेल। अगर आपने सही ड्यू मेहनत की है फिर फेल हो जाए, फिर अल्लाह ताला की रज़ा समझें, और अगर मेहनत ही नहीं की फिर तो अपनी कीती सामने आंदी है। ये क्या चीज़ थी? रूल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। ये भी वही वाली चीज़ है, सेम चीज़ है। जीपी रेशो, जीपी ओवर सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट एग्जिस्टिंग था 500 तकसीम 1500 यानी कि 0.33। अब अगर मैं जीपी में से 100 माइनस कर दूं, सेल्स में से भी 100 माइनस कर दूं, सेम इफेक्ट दे दूं,
तो फिर रेशो क्या हुई है, कम हुई है ज़्यादा हुई है, कम हुई है। सेम इफेक्ट आ जाए, क्या हुई है, रेशो कम हुई है। लॉजिक क्या है, अब इसके अंदर क्या चीज़ अज्यूम करनी है, ऐसी सूरत में आपने एक बात अज्यूम करनी है कि ये जो छोटी वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू चेंज हुई है, छोटे वाली वैल्यू इफेक्ट हुई है, दूसरी को सोच रहे हैं कि ये इफेक्ट ही नहीं हुई। तो फिर अगर हमारी क्या नाम है, जीपी न्यूमरेटर डाउन हो तो रेशो क्या होती है, डाउन होती है। तो न्यूमरेटर को आपने डिक्रीज तस्वुर करना है, ठीक। यही चीज अगर ये बढ़ रही है सेम वैल्यू से, तो फिर रेशो क्या हो रही है, छोटे वाली वैल्यू को तस्वुर करना है कि ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूमरेटर क्या हो गया, इंक्रीज। दूसरी सिचुएशन देख लें, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, 2000 तकसीम 1000, 2:1। अब आप दोनों में से सेम 200 200 क्या कर दें, माइनस कर दें, रेशो क्या हुई, रेशो बढ़ गई। रेशो क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि आपने क्या तस्वुर करना है, छोटे वाली वैल्यू में क्या है, चेंज है। तो छोटे वाली वैल्यू कम हो गई तो डिनोमिनेटर कम हो जाए तो रेशो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिक्रीज, रेशो क्या हो गई, बढ़ गई। और यहां पर आप 200 जमा कर लें पुराने वाली में से, अब रेशो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, आपने क्या तस्वुर करना है, चेंज क्या आ रही है, छोटे वाली वैल्यू में इंक्रीज आई है, छोटे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका रूल ये है, decrease in numerator and denominator by equal amount will decrease the lower side of the fraction bar more proportionately। अगर आपको एक्सप्लेन करने का बोलेगा तो फिर आप कुछ ऐसा ही बात लिख सकते हैं रीजनिंग के अंदर, या डिस्कस करने का बोलता है तो भी ये वाली बात लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, क्लियर होगी बात। पहले इंटरप्रिटेशन सिखाऊं या इंक्रीज डिक्रीज की बात कर दूं। चलें, इंक्रीज डिक्रीज वाला सवाल रिसेंटली आया हुआ है, स्प्रिंग 21 में आया है, एक उसके बाद भी आया है शायद। 2-3 वैल्यूज को जस्ट डिस्कस करूंगा, इस तरह का सवाल कैसे करना है। इस तरह का सवाल करने का आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि आप जोन सी भी एडजस्टमेंट है उसकी क्या बनाओ, जनरल एंट्री बनाओ, यूजिंग एनी वैल्यू, यूजिंग एनी अज्यूम्ड वैल्यू। और फिर देखो कि इसका इफेक्ट जो रेशो गिवन की है उसकी लाइन आइटम में किसके ऊपर पड़ रहा है। तो 2-3 काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तो कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये नीचे लिखा होगा। तरीकाकार क्या है, फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख के क्या करो, जनरल एंट्री बनाओ एडजस्टमेंट की, और फिर रूल अप्लाई कर दो इंक्रीज और डिक्रीज का। कैसे करना है अभी बात करते हैं। सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट आप लोग बता दें कौन सी है, पढ़ा तो होगा ना सवाल, मैंने 3 बोल्ड की, 2 बोल्ड की हुई हैं वैसे। वो वाली जो मुश्किल थी, जो एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक मुश्किल थी, मैंने वो बोल्ड की हुई। पहली, अच्छा भाई तुसी क्या ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ मान ਲੈਣੇ ਆ, पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। जी क्या एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा, उत्थे लिखा पे, पेबल डेबिट, पेबल डेबिट, डिस्काउंट रसीव्ड क्रेडिट,
अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा क्या चीज़ होती है? एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या चीज़ होती है? इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी जगह पर लिखते हैं? एंट्री बना लें जी, पेएबल क्या हो गया? डेबिट हो गया। पेएबल क्या हो गया? डेबिट हो गया। अमाउंट कौन सी अज्यूम कर लें? 100 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड, हम तो पे कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। पे कर रहे हैं, कैश आपने कम दिया, 95 दिया, तो डिस्काउंट क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड ही हो रहा है। किस में से रिसीव करेंगे? परचेजेस को क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? किसको कर दो? परचेजेस को क्रेडिट कर दो। पुराने ज़माने में डिस्काउंट रिसीव्ड में से किया जाता था और उसे इनकम तस्वुर किया जाता था। अब ऐसा नहीं, अब इसके उलट परचेजेस में से ही नेट ऑफ करना है। किस में से करना है? परचेजेस में से नेट ऑफ करना है। तो एंट्री बनाओ ही किसके साथ? परचेजेस के साथ। अब इसका इफेक्ट, इस एंट्री का इफेक्ट देख लो कि किस किस आइटम पे पड़ रहा है। अपना जीपी रेशो है, जीपी का फार्मूला जीपी ओवर सेल्स है। अब सोचो जीपी के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ रहा है? जीपी में क्या न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? परचेज के क्रेडिट होने से प्रॉफिट कम होगा, बढ़ेगा? क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। नेट प्रॉफिट की नेचर क्या है और जीपी की नेचर क्या है? जीपी इज इक्वल टू क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है, और डेबिट क्या होता है? लेस होता है। तो परचेजेस क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। जीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जीपी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है? जीपी किसमें है? न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर बढ़ा, कम हुआ, न्यूमरेटर बढ़ गया। न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो क्या होगी? बढ़ेगी। आप चुप करके क्या लिख देंगे? इंक्रीज लिख देंगे और आई लिख दें। आप एग्जामिनर को बताएं कि इंक्रीज इज इक्वल टू आई, डेक्रीज इज इक्वल टू डी, नो इफेक्ट इज इक्वल टू एन। कहानी खत्म। आप बस आई, डी और एन लिख के फॉर्मेट को क्या कर दें? मुकम्मल कर। टाइम सेव करना है कि नहीं? टाइम सेव करें, एग्जामिनर को बता दिए, एग्जामिनर चेक कर लेगा। जीपी के ऊपर इफेक्ट आए तो नेट प्रॉफिट पर भी इफेक्ट आता है। इज इट सो और नॉट? आता है ना, सेम इफेक्ट आता है। जीपी कम होने से नेट प्रॉफिट भी कम होता है, अनलेस एंड अनटिल के आइटम में कोई और भी चीज आ रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट में कितनी चेंज आई है? आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, जैसे मैंने अज्यूम की थी 2000 और 1000, आप अज्यूम कर लें और फिर देखें सेंटी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। करंट लायबिलिटीज क्या हो रही हैं? 100 के साथ क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। करंट लायबिलिटी 100 के साथ कम हो रही हैं और कैश 95 से कम हो रहा है। तो दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन आप अज्यूम करके वैल्यूज कर लो कि यहाँ पे 2000 थी, यहाँ पर 1000 थी। इफेक्ट चेक कर लो, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? एंट्री बना ली ना, कोई भी चीज़ अज्यूम करके आगे चेक कर लो। पहले 2:1 थी, अब क्या बनी? जी, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया? चेक करना है, एवं नहीं अन्य वहाँ काम करना। 2000 में से आपने 95 क्या कर दिया? लेस कर दिया, और 1000 में से आपने 100 लेस कर दिया। अच्छा, 10,000 लिख दिया। ये लो बेटा, क्या आ गया? 2.116। रेशो क्या हो गई? बढ़ गई। रेशो क्या हो गई? बढ़ गई। आपने क्या लिख दिया? इंक्रीज।
वैसे जुबानी करने की कोशिश करते तो क्या होना था, अजीब सी कहानी हो जानी थी। क्या हो जानी थी, रूल सेम नहीं लग रहे हैं, रूल जो पड़े थे वो नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, आराम से ऐसे डिसीजन होना था। दोनों चीज़ें सेम वैल्यू से चेंज नहीं हो रही हैं, सेम वैल्यू से चेंज होती तो आराम से डिसीजन हो जाना था, डिफरेंट वैल्यूज से हैं। लिहाजा आपको कुछ ना कुछ अमाउंट एज्यूम करनी है और उसके ज़रिए कैलकुलेशन करके फिर वैल्यूज़ मालूम करके लिख दें। डन, पता चल गया इस तरह का सवाल कैसे होना है। स्टॉक टर्न ओवर टाइम्स में है, फार्मूला क्या होता है, टाइम्स वाला फार्मूला मींस नॉर्मल फार्मूला है क्या जी, स्टॉक टर्न ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। क्या इस एंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जी पड़ा। ये परचेजेस के क्रेडिट होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई, कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या है, और डेबिट है कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस की नेचर पर है। इसमें अगर क्रेडिट आ गया तो डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। अगर पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000 थी तो इसमें से 5 माइनस हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है, कम हो रही है। आपने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है, कम हो रही है। इन्वेंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ा या नहीं, इन्वेंट्री के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरा सिर्फ न्यूमरेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसकी वजह से रेशो क्या होगी, कम होगी। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न का मतलब PBIT, बस spoon.com। तो PBIT ओवर नॉन करंट एसेट्स, क्या PBIT चेंज हो रहा है, और GP चेंज होगा तो PBIT भी के ऊपर भी सेम इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है। और नॉन करंट एसेट में कोई फर्क, कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है, बढ़ रहा है, सिर्फ क्या कर लो, इंक्रीज लिख दो। क्विक रेशो, क्विक रेशो कौन सी होती है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को निकाल दो। ओके, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को निकाल दिया ओवर करंट लायबिलिटीज। क्या करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, कितने के साथ, 95 के साथ। लायबिलिटी कम हो रही है कितने के साथ, 100 के साथ। तो क्या जो थोड़ी देर पहले जो बात की थी आपने, ये वाली कहानी जो की थी, क्या सेम इफेक्ट आ रहा है, बोलें। जो ये वाली करंट रेशियो के ऊपर इफेक्ट कैलकुलेशन की थी, क्या यही वाली चीज़ कहानी यहाँ पर आ रही है। अगर आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री निकाल के 2000 अज्यूम कर लो, करंट लायबिलिटीज को 1000 अज्यूम कर लो, तो यही वाला इफेक्ट आएगा। जो सा इफेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन किया वही सेम इधर भी आ जाएगी। आई कैलकुलेट किया था, ऐसे काम कर हो जाएगा। अब तो कर लेंगे ना, अब तो लॉजिक्स पता चल गई, अब तो रट्टे से क्या है, पाक काम है। पहले तो ये सोचते थे ना हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ पर इंक्रीज लिखना है, कहाँ पे आधी चीज़ें होती थी आधी चीज़ें नहीं होती। जी बेटा, परचेजेस क्रेडिट हुई हैं, हाँ हुई हैं। आप क्या क्या चाह रही हैं, नहीं अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ, एक ही सिस्टम लगा सकता हूँ। क्या सिस्टम लगा सकता हूँ, एक सिस्टम लगा सकता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, दो सिस्टम हर एक के अंदर तो नहीं लगाने मैंने, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा जी, किसमें, हाँ हाँ, तो इन्वेंट्री तो वैसे नहीं शामिल करनी ना उसमें। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये आपने कहा कि ये मैं परपेचुअल सिस्टम लगा दूँ, तो ये इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। इन्वेंट्री का तो लिंक रखना ही नहीं है क्विक रेशो में। ये रट्टा नहीं लगा के बैठना। आइडियल सिचुएशन है 1:1 हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से आपने देखना है बेटा कि इंडस्ट्री में कोई हो सकता है, कोई और हो। इंडस्ट्री में चल रही हो 1:2:1 चल रही हो,
यहाँ पर आइडियल की एज्यूम की तो कहानी नहीं है बेटा। इसमें तो आपने देखना है कि जो सा भी एंट्री है उसकी वजह से क्या इंक्रीज आई या डिक्रीज आई, क्या नो इफेक्ट रहा, कहाँ पे। आपने तो उस मेजर वो जो है इंटरप्रिटेशन के लिए वो है 1:1 आइडियली सिचुएशन में, वो किस लिए है, इंटरप्रिटेशन में है कि अगर आपकी रेशो आ रही है 0.2:1, इट मीन्स आप क्या हैं, बहुत गड़बड़ में है, आपके पास कोई एसेट्स हैं ही नहीं करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। वो इंटरप्रिटेशन की कहानी है। यहाँ पे तो सिर्फ आपने रूल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट लगा देना। होप सो आप कर लेंगे। आप कहाँ पे, अच्छा ये 2000 और 1000 क्यों लिखा मैंने है? अब मैं नहीं लिखता, ये कुछ और लिख देता हूँ मैं, 3000 और 2000 लिख देता हूँ। नहीं नहीं, कुछ भी लिख लो बेटा, आपने इफेक्ट चेक करना है, इफेक्ट क्या आया, एनीथिंग। पुरानी रेशो क्या होगी, 3 रेशो पता नहीं क्या, नहीं 1.5:1 आ गई ना, 1.5:1 हो गई ना। तो अब उससे चेंज देखो, 1.5 से कम हुई है या ज्यादा हुई है। सेम आप कह रही हैं, सेम रख दें, लें जनाब, सेम रख लें, ये लें जी, आप कर लें, लड़ाई थोड़ी करनी है हमने, दोनों ऐसे रख लें, ऐसे भी हो जाएगा। 1:1 आ रही है, अब भी वही आंसर आएगा, अब भी इफेक्ट तो सेम ही आएगा। हाँ जी, वैसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। मैंने ज़रा आसानी के लिए बात की है कि जी हर जगह पे चल जाए काम, बाकी आप जैसे मर्जी। तो बात ये है कि जी क्लास के अंदर हर किस्म के बच्चे होते हैं, तो हमें ज़रा सा क्या करना होता है, ईजीएस्ट वे आउट के ऊपर ऑप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आपको यहाँ से भी पता चल रही है कहानी, ठीक। लेकिन बेहतर यही है कि जी कैलकुलेट करके आप कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। ले जी, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। एक और क्वेश्चन ये है, हाई टाइट लिमिटेड स्प्रिंग था, इसमें भी आया हुआ है, ठीक है जी, ये भी देखिएगा। चले, दो डिस्कशन नहीं, टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। चलें जी, अब कहानी करते हैं। विदाउट क्रैमिंग आपने क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, फिर इंशाल्लाह मेजरली सारी इंटरप्रिटेशन को देखेंगे भी इंशाल्लाह ज़्यादातर। फार्मूला आपने कोई भी एज्यूम करवाना है वो एज्यूम करवा लें। मैंने भी कौन से लिखे हुए हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू चेंज एनी फार्मूला मैं वो लिख दूँगा, बताएं, यही ठीक है, यही ठीक है, मर्जी है। पीबीआईटी कैसे बनता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, और कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी। अब रूल लगाने शुरू कर दो इंक्रीज और डिक्रीज। आपकी रेशो जो कैलकुलेट होकर आई, अगर ज़्यादा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर या फिर इंडस्ट्री से, आपकी रेशो क्या आई है, ज़्यादा। हमारी रेशो आई अब क्या देखना है, रीज़न ऑफ कि ये ज़्यादा कैसे हो सकती है, कैसे कैसे ज़्यादा हो सकती है। मेरा न्यूमिनेटर क्या हो आप, या डिनोमिनेटर क्या हो, तब मेरी रेशो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। क्या मेरी अगर सेल्स ज़्यादा हो जाए तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा जी, रेशो बढ़ेगी, ठीक है। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कम हो जाए तो मेरी रेशो बढ़ेगी। मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ेगा, रेशो बढ़ेगी। मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए तो रेशो बढ़ेगी। मेरी इक्विटी कम हो जाए तो रेशो बढ़ेगी। डन। अब सिचुएशन चेक कर लें।
आपने कहा कि मैंने डिस्काउंट दे दिया है 5% का, जिसकी वजह से मेरी सेल्स में क्या आ गया, बूस्ट आ गया, सेल्स बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। पहली कहानी, क्या आपने इंटेंशनली टू बूस्ट योर सेल आपने क्या कर दिया, बल्क डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से ढेर सारी सेल हो गई, ये एक पॉसिबल रीज़न आ गई। दूसरी पॉसिबल रीज़न, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कैसे हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कैसे हो सकती है, आप बल्क में चीज़ें खरीदें, डिस्काउंट पे चीज़ें खरीदें, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, कम होगी। आपका एफिशिएंट प्रोडक्शन के ज़रिए प्रोडक्शन प्लांट आपने नया लगाया है, जिसकी वजह से क्या हुई है, एफिशिएंसी चल रही है। पिछले चंद साल पहले आपने नया प्लांट लगाया था, अब क्या चल रही है आपकी, बड़ी एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, कम है। एक्सपेंसेस कम, आप अच्छा मैनेज कर रहे हैं एक्सपेंसेस को, तो फिर क्या हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेशो बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन आपने पे कर दिया है पिछले साल के मुकाबले में, इस साल में क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन कम हो गया, तो रेशो मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर इंडस्ट्री के मुकाबले में हमने लोन क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है, या फिर हमने इंडस्ट्री के मुकाबले में इक्विटी क्या की हुई है, कम रखी हुई है। एक और अंदाज में इक्विटी कम हो सकती है, वो क्या, हाँ ड्राइंग्स कर लें, या डिविडेंड दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिविडेंड दे दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगी, इक्विटी कम हो जाएगी। तो ये 5-7 रीज़न हैं, इतनी तो रीज़न्स जो आपको बता दिए, समझा दिए हैं, इतनी तो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई मिलनी, किसी ने भी नहीं लिख कर देनी, मैं खुद भी नहीं लिख कर दे रहा, मैं खुद गाइडेंस दे रहा हूँ। अब चल के पढ़ते हैं इंक्रीज की रीजनिंग क्या है। पीबीआईटी रेशो इंटरप्रिटेशन, किधर गया जी, ये आ गया जी, किसकी रीज़न है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हाई होने की रीज़न। अब यहाँ से आपने वहाँ से एक दफ़ा खुद फार्मूले को क्या करना है, तोड़ना है, लिखना है, और फिर यहाँ से आके जस्ट क्या करने हैं, अच्छे अल्फाज पढ़ लेने। ये जो अल्फाज है मेजरली एग्जामिनर के आंसर्स के कॉपी पेस्टेड हैं ज़्यादातर, क्या है, इसमें आप खुद भर सकते हैं, मजीद ऐड अप कर सकते हैं, लॉजिकली ऐड अप कर लें, कोई मसला नहीं, लॉजिक सिखा दी ना, ऐड अप कर सकते हैं ना, तो बस ऐड अप कर लो, जितने मर्जी ऐड अप कर लो। कोई एक आधा ट्रिगर हो रहा होगा या 2 ट्रिगर हो रहे होंगे, 2-3 तरह के सवाल हैं। अगर पूछा गया है क्या नाम है, पॉसिबल रीजंस, तो जौन सी मर्जी लिख दो, लेकिन अगर उसने पॉसिबल रीजंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर शामिल की हुई हैं, तो फिर जो ट्रिगर हो रही है ना, जो चीज़ आ रही है वो लिखनी पड़ेगी, फिर अन्यवा काम नहीं होना। तो कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होगी, सेल ज़्यादा होगी ना, बेटर क्वालिटी, परसेप्शन और ब्रांडिंग ने हमें क्या किया, एनेबल इट टू चार्ज मोर फॉर इट्स। ये अब देखना पड़ेगा कि ब्रांडिंग है, बेटर क्वालिटी है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, ठीक। एफिशिएंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, ये बड़ा अच्छा, एक्सपेंसेस के लिए एक अच्छी सी इंग्लिश क्या है, एफिशिएंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। लो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या कहानी है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके। हाय, इक्विटी, इक्विटी भी क्या चीज आती है, इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या एसेट माइनस लायबिलिटीज करके भी होती है, होती है। अगर मैंने करंट और एसेट्स को अगर हम तोड़ दें, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज,
और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज इक्विटी बन गई। क्या इसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। अगर लो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी तो इसका मतलब है इक्विटी भी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? इक्विटी भी क्या होगी? कम होगी। आप वो ना लिखो बेशक, क्या मसला है, बाकी तरीकेकार है ना। ये जस्ट एक क्या है, मैंने कहा पास पेपर से क्या की हुई है, पॉसिबल रीजनिंग उठाई हुई है, अब उसका समझा दिया मैंने कि क्या क्या इसका तरीकाकार क्या हो गया। लो गियरिंग रेशो, ये अब लिंकिंग है। गियरिंग रेशो क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी। अगर लो गियरिंग है तो इसका मतलब है डेट क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। लो गियरिंग रेशो मींस डेट क्या है? कम है। और हाई गियरिंग रेशो मींस डेट क्या है? ज्यादा है। तो लो गियरिंग रेशो का मतलब क्या हुआ? लोन क्या है? कम। लोन कम है तो मेरी ये रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब आप इसके अंदर 10 चीजें लिख लो जो मैंने 10 चीजें बताई हैं, समझाई हैं। कौन कौन सी समझाई? सेल से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इक्विटी की डिविडेंड आपने पे कर दिया उससे रिलेटेड, लॉन्ग टर्म लोन आपने पे कर दिया उससे रिलेटेड, कुछ भी आप लिख लो तो आपकी क्या हो जाएगी? रेशो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो खुदारा रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, चुप करके 2-3 दफा इन चीजों को पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो, या फिर खुद क्या कर लो, जस्ट फार्मूले को तोड़ दिया करो और उसमें से सोच लो और उसमें से देख के सोच के वहां पर पेपर में लिख दो, बजाय इसके कि आप रट्टा रट्टा और रट्टा लगाते रहो और सर के ऊपर एक क्या रखो? बोझ रखो। तो रेशो की तो जस्ट फार्मूलाज आने चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए एंड नथिंग एल्स। पेपर में बैठ के करो। ऑपोजिट आ जाए, टाइम है थोड़ा सा। बढ़ने की रीजन क्या होगी? रेशो हमारी बढ़ गई, हमारी ज्यादा है। अच्छा ज्यादा ही थी, कम है रेशो, हमारी कम है, रेशो कम है। क्या फार्मूला आ गया पीबीआईटी का? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एक्सपेंसेस ओवर लॉन्ग टर्म लोन इक्विटी। अब सोचो मेरी रेशियो ज्यादा होने की पॉसिबल रीजन क्या हो सकती हैं? सेल्स कम हो, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, लॉन्ग टर्म लोन। ओ यार आप तो क्या है, अब सिचुएशन उठाकर क्या कर लो, देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। सेल कम होने की रीजन क्या हो सकती है? क्वालिटी, प्रोडक्शन के अंदर इनएफिशिएंसीज हैं, लो कॉस्ट पर मटेरियल खरीदी है जिसकी क्वालिटी क्या थी? अच्छी नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनएफिशिएंसी दिखाई हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी हाई है क्योंकि हो सकता है हम मार्केट में क्या हो? नए हों। कॉस्ट ऑफ सेल्स हाई होने की एक रीजन हो सकती है कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नया खरीदा, डेप्रिसिएशन क्या है उसकी? बहुत ज्यादा है। प्लांट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, ठीक? तो ये क्या आ गई? रीजनिंग आ गई। अब वो लिस्ट के अंदर हो सकता है एक भी रीजन ऐसी ना हो। क्या इतनी सी भी इंग्लिश नहीं लिख सकते हम R1 में पहुंच के भी? वो मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर ली, पीआरसी में इंग्लिश पढ़ ली और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली। यार इतनी तो इंग्लिश लिख लेना ना। लॉन्ग टर्म लोन हमने ले लिया, इक्विटी हमने रेस कर दिया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, या फिर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री हमारी इक्विटी क्या है? ज्यादा है। अभी रेशियोज खत्म हो गई। अब जाओ जाके देखो रेशियोज की रीजनिंग क्या है। लोअर होने की रीजन, लोअर प्रॉफिट मार्जिन बाय डेलिबरेटली कीपिंग सेलिंग प्राइसेस लोअर टू गेन द मार्केट शेयर। ये एक अच्छी इंग्लिश है। क्या आप कर रहे हैं? मार्जिन क्या कर दिया आपने?
कम कर दिया, मार्जिन कम होगा तो परसेंटेज कम होगी, परसेंटेज कम होगी तो मार्केट शेयर ऑब्वियसली हमारा इंप्रूव होगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गई तो फिर प्रॉफिट कम तो रेशो लोअर। relatively newer non-current assets, higher carrying value, higher depreciation, जो मैंने आपको बताई थी बात। अब ये उसकी इंग्लिश अच्छी। न्यू ऑपरेशंस हैं, हाई शेयर होल्डर इक्विटी है, हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल यूजिंग लॉन्ग टर्म लोन है, आपने लॉन्ग टर्म लोन के जरिए इन्वेंट्री खरीद ली है, जिससे लोन भी बढ़ गया, इक्विटी भी बढ़ गई, ठीक है ना। इनएफिशिएंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, तो ये जस्ट क्या है, अच्छे अल्फाज हैं, 2-3 दफा पढ़ो, फार्मूले को तोड़ो और खुद क्या सोचो इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से। 1 या 2 दफा जस्ट करो, कोई जरूरत नहीं है रट्टा लगाने की, कोई जरूरत नहीं है। पेपर में और बोझ बहुत हैं, जनरल एंट्रीज का ही बोझ बहुत है। जनरल एंट्री सीखी हो, लॉजिक सीखी हो तो इंशाल्लाह सवाल हो जाएगा, रेशो हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मुझे ये बताएं, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियोज की कहानियां और यहाँ पर कितनी फर्क आनी है, इक्विटी कितना फर्क आएगा चीज़ों में। सेल वही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही है, एक्सपेंसेस वही हैं, मजीद क्या चीज़ आ जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स की कहानी एडिशनल आ सकती है कि टैक्स रेट बहुत आई है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है। पिछले साल से टैक्स रेट बढ़ गया, इस साल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑपोजिट, पिछले साल से टैक्स रेट कम हो गया, इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोच सकते हैं। इंटरेस्ट, हमने लोन लिया हुआ है, अब लोन की कहानी यहाँ पे है ही नहीं, लोन की कहानी यहाँ पर फिट नहीं करनी है। एक फिट कर सकते हैं कि लोन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या है, कम है। या लोन कम है तो इंटरेस्ट कम है तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा, ये ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन को फिट नहीं कर देना। उसका अगर फिट करना है तो उसका लिंक किसके साथ बनाना है, इंटरेस्ट के साथ बनाना है, और इंटरेस्ट के ऊपर कहानी की बात करनी है। इक्विटी, हाँ, इसका क्या लिंक हुआ। इक्विटी अगर कम होगी तो ज्यादा परसेंटेज पे लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। नहीं, पाकिस्तान के एसेट्स कोई नहीं का मसला नहीं है। असल में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट हाई होने की रीज़न ये है कि आप खुद सोचें, अगर आपने बैंक ए से 5 लाख लोन लिया है और आप वापस नहीं कर रहे, आपने लिया है 10% पर, ठीक, अब आपको मज़ीद पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो आपने एक और बैंक के पास पहुंच गए, वो क्या देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, वो देखेगा कि इस बंदे ने कहीं पे मार्केट में किसी और बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ। अगर लिया हुआ है तो इसका मतलब है पहले जो पुराना लोन है उसको इंटरेस्ट देगा, फिर कहीं पे हमें देगा, तब वो कहेगा जनाब 10% पे नहीं मिलेगा। अगर हम आपको पैसा देंगे, रिस्क लेंगे, तो हम पैसे का इंटरेस्ट रेट क्या रखेंगे, ज़्यादा। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा, ये तो डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, उसको ज़्यादा नहीं, पहला लोन कम के ऊपर मिल जाता है। हाँ सर, वो क्या करना होता है, आपने अपने एसेट्स को क्या करना है, सिक्योर करवाना है और आपको लोन मिल जाना है। पहला लोन सस्ता मिल जाता है ये, और दूसरा ये डिपेंड करता है चार्ट अकाउंटेंट ने कितनी अच्छी डीलिंग की है। मोटर को गिरवी रख दें,
तो रख दिता होना उन्होंने, उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा है सिवाय अपने आप ਨੂੰ आप उन्होंने बाहर भज जाना है जोड़ा भी होए ABCDEF XY Z। ठीक है जी। अब मुझे बताएं रिटर्न ऑन एसेट्स में क्या कहानियां आएंगी? क्या रिटर्न की कहानियां वही हैं PBIT की? कोई चेंज? नीचे क्या है? टोटल एसेट्स में चेंज बस। अब इक्विटी नहीं रखनी, वर्किंग कैपिटल की बात नहीं करनी, वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटीज है, वर्किंग कैपिटल की बात नहीं करनी, किसकी बात रखनी है? एसेट्स। टोटल एसेट्स में करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स, उसकी बातें ज़हन में रख के काम कर। एसेट्स बढ़ लिए हैं, एसेट्स ज़्यादा खरीद लिए हैं, तो उसके हिसाब से रेशो अप और डाउन होगी। बाकी ऊपर वाली कहानियाँ सेम। तो आपके लिए तो बहुत आसान है रेशोज बनाना, ये बड़ी अच्छी रेशो आ जाएगी GP ओवर सेल्स। इसकी बात करना ज़रूरी है, इसकी बात करना ज़रूरी है, बाकी को बात करना ज़रूरी नहीं है, बाकी आप पढ़ लेंगे। GP बढ़ने की रीज़न जो भी पढ़ी है, PBIT की भी वही रीज़न। अब यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी है, इनको फिट आप ऊपर भी कर सकते हैं। लॉजिक मैंने आपको समझा दी है। अब आपने उन सारी चीज़ों को लॉजिकली क्या करना है? फिट इन कर देना है। पेपर में जिथे जो समझ लगे उथे वो फिट कर दें फार्मूले के ज़रिए, लेकिन फार्मूले के ज़रिए करें। अच्छा जी, GP कम होने की रीज़न, रेशो ये कम होगी या सेल बढ़ जाएगी तो रेशो कम हो जाएगी ना, कि नहीं? अब बोलो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, GP कम कैसे होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल्स। असल में तो चीज़ें कहानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरी चीज़ तो क्या है? सेम ही जा रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कहानी के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइसेस एज कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर। हमारी रेशो कम होने की रीज़न, प्रॉफिट कम होने की रीज़न कि हमने हायर प्राइस के ऊपर चीज़ें खरीदी एज कंपेयर टू कंपेटिटर। अब इन अल्फाज को 2-3 दफ़ा पढ़ लो, जेहन में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे आराम से, कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएंगे? फिटन हो जाएंगे। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? बल्क में चीज़ बनाना। जब चीज़ बल्क में बनती है, ज़्यादा में बनती है, तो दो किस्म की कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है ये चेंज नहीं होती है। इस क्लास का एक खर्चा पक्का है, ऐसी चलने ही चलने हैं, ठीक? ये एक हिसाब से क्या हो गया? फिक्स खर्चा, ठीक? यहाँ पर 150 बच्चा बैठ जाए तो भी वही ऐसी चलने हैं, यहाँ पर 20 बच्चे बैठ जाएं तो भी वही ऐसी चलने हैं, ठीक? तो क्या होगा? जब बल्क में बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल में बनाना, तो अगर आप नहीं उसको बना पाते, ऑब्टेन नहीं कर पाते, तो आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स हाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स हाई, प्रॉफिट लो। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज। हम इनएफिशिएंट हैं। डेलिबरेटली कीपिंग सेलिंग प्राइस लो टू गेन द मार्केट शेयर। प्राइसेस कम, प्रॉफिट कम, GP कम हो जाएगा ना? कॉस्ट ऑफ सेल्स वही रहेगी, सेल प्राइस कम हो जाएगी तो GP क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, इंक्रीज इन डॉलर रेट्स विच रिजल्ट्स इन हायर इंपोर्ट कॉस्ट। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई कहानी ऐसी दी हुई है कि इंपोर्ट करते हैं और तब्दीली आ गई है, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ा दी है, सुबह उठे तो पता चला कि जी 5 रुपये क्या हो गया हुआ है? बढ़ गया हुआ है। तो कम किधर होना है यार? वो 100 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर देना क्या बात हुई यार? ना करना यार, कैसे बातें ना करो, ऐसे ना, ये तो बात गलत है ना। ये सियासतदानों वाली बात होगी ना, आप कर रहे हैं कि कम हो गए, कम हो गए, कम के ऊपर शोर मचा देना। जरा 100 रुपये बताया वो कितने? हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसी, डेलिबरेटली कीपिंग, ये तो 2 दफ़ा लिखी गई है।
हायर होने की रीज़न क्या ये वही वाली चीज़ है? क्या ये वही वाली है जो थोड़ी देर पहले पढ़ाई है? सेम चीज़ है, सब जगहों पे वही वाली फिट इन करनी है। ड्यू टू एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल देयर बाय द लोअर कॉस्ट। यह एक अच्छी इंग्लिश है। तो खुदारा आपकी मेहरबानी होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है रेशियोज़ के ऊपर। सिर्फ क्या करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करें और उसको 3-4 चीज़ों के अंदर पर तोड़ें, खुद फार्मूला तोड़ें, खुद लिखें। जस्ट इस डॉक्यूमेंट को 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्या होगा, अच्छे अल्फाज आपके सामने दिमाग से क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे, बस और कुछ करना नहीं है। पेपर में आ जाए सवाल तो लिख देना, ना आए तो टेंशन कोई नहीं, हमने कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो रट्टा लगाने पे लगाया नहीं। हाय, सवाल कोई ख़ास नहीं करवा पाया मैं। 5 मिनट में कहते हैं सवाल में करवा लूँगा। एक सवाल 5 मिनट में, मैं अल्लाह जिन। अच्छा जी, 5 मिनट ज़्यादा लगा लें, ठीक है। आपकी फरमाइश पे 10 मिनट ज़्यादा। ये फरमाइश की है, अभी दूसरा बच्चा भी करेगा, नहीं सर 5 मिनट और लगा लें, तो मैंने कहा इकट्ठा ही के 10 मिनट बढ़ा दूँ। और मैंने अगला सेशन भी करना है, 2 बजे अगला सेशन है मेरा ना। मैं इंसान नहीं 2 बजे तक ले जाए, नमाज नहीं पढ़नी। 1:20 तक जरूर लेके जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा गुंजाइश निश्ता। बाकी जो मसले मसाइल होंगे कल पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। मैं यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जब भी रेशोज़ को इंटरप्रेट करना हो, 2-3 कम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको आपने जोड़ के करना है। जीपी और नेट प्रॉफिट, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आता है, लेस एक्सपेंसेस क्या आता है, नेट प्रॉफिट। सेल 1000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 600, ये क्या आ गया 400, ये आपके आ गए 100, नेट प्रॉफिट क्या आ गया 300। अब आपने रेशो बनाई, जीपी की रेशो 400 तकसीम 1000 40%। आपने नेट प्रॉफिट की रेशो बनाई 300 तकसीम 1000 30%। क्या आपको इन दोनों के डिफरेंस से एक्सपेंसेस का पता चल रहा है? 10% एक्सपेंसेस है। अगर 2 सालों के हों, दोनों सालों का जीपी और नेट प्रॉफिट रेशो कंपेयर करो तो आपको एक्सपेंसेस का पता चल जाएगा कि आप एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट। तो एक ये दोनों इकट्ठे करने हैं, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन इक्विटी, इन दोनों में से कोई एक उठाएं। इन दोनों का डिफरेंस से क्या चीज मिलेगी आपको? लोन। क्या मिलेगी? लोन की कहानी। टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो तो क्या चीज आती है? करंट लायबिलिटीज का पता चलेगा, ठीक। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर इक्विटी को लेस कर दो तो क्या मिलेगा? बोले डेट का पता चलता है। तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लें और दूसरी साइड पर रिटर्न ऑन इक्विटी लें तो आपको लॉन्ग टर्म लोन का अंदाजा हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है थोड़ा सा बताना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी, यही चीज होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है? ये दोनों क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और टोटल एसेट्स कौन से हैं? अगर आपके पास एक रिटर्न ऑन एसेट हो और एक हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो फिर डिफरेंस किसका पता चलेगा? करंट लायबिलिटीज। और अगर आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, तो उसमें कहानी किसकी पता चल जाएगी आपको? नॉन करंट लायबिलिटीज की, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन का पता चल जाएगा।
तो इस वजह से इन दोनों को अगर इकट्ठा रख के देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको लोन का अप और डाउन होने का अंदाज़ा हो जाएगा। करंट रेशो और क्विक रेशो इकट्ठी करो तो दोनों का डिफरेंस किसका है? इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के अप या डाउन होने का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा रख कर देखेंगे तो इंशाल्लाह अफाका होगा। चलें, एक छोटी सी बात और बताएं। ये रेशोज मालूम करनी है। क्या करनी है? रेशोज मालूम करनी है। ये पिछले साल की हैं, ये करंट ईयर का डाटा है। क्या आप करंट ईयर के डाटे के अंदर एवरेज कर सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में? पॉसिबल है। एवरेज करने के लिए क्या चाहिए? 2 साल ओपनिंग और अब आपको इसका मतलब है ये जो रेशोज दी हुई हैं और डाटा दिया हुआ है और आप एवरेज कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर कौन सा आप मजबूरन ले लेंगे? जस्ट बैलेंस शीट की आइटम ले लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी की वैल्यू उठाओगे और कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। किधर है? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, इन तीनों को जमा कर लोगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अब एवरेज करने की जरूरत नहीं। अब जस्ट क्या होगा? सीडी लिए जाएंगे और बगैर एवरेज के ही आंसर आएंगे। ये देख लें, जीपी ओवर सेल तो मैंने तो नहीं, पीबीआईटी ओवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12,739 67851 ये आ गया 21.9 और कंपैरिजन में पिछला साल कितना है? कम है ज़्यादा है? ओ पिछला साल ज़्यादा है, इस साल वाला कम है या ज़्यादा है? या कंपैरिजन में अगर कंपेटिटर है व्हाटसएवर, हम कम हुए या ज़्यादा हुए? हम कम हुए। तो कम होने की रीज़न पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, कम होने की रीज़न पॉसिबल रीज़न ही आप उठा के देखनी है या फिर क्वेश्चन में दी होंगी। इंक्रीज इन बोरिंग ड्यू टू एडिशनल लोन बोरड टू रिफाइन द न्यू आउटलेट। अब इसके अंदर यहाँ पर कहानी दी गई है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट वाज फाइनेंस थ्रू अनदर लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर डायरेक्टली ट्रिगर हो रही है वैल्यू कि लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गया है, उसकी वजह से आपकी रेशो क्या हुई है? कम। तो अब यहाँ से देख के लिखनी है, यहाँ से निकालनी है। द सेल प्राइसेज एट द न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर टू अट्रैक्ट द, क्या ये भी हो सकती है? इससे भी कम होने की क्या है? रीजन है। ये एक रीजन ये होगी, दूसरी रीजन ये होगी, बात खत्म होगी। ठीक, तो वह क्वेश्चन के अंदर ही छुपी हुई है चीजें। तो आपने उस तरीके से पढ़ा होगा तो आप आराम से इंशाल्लाह ये काम कर लेंगे। अब इसने क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप वो पूरी कहानी लिख सकते हैं, ऊपर से देखें और पूरी लिख दें। ओ इनएफिशिएंट वाली क्यों लिखनी है? कहीं पे इनएफिशिएंसी की बात की है? नहीं, अज्यूम क्यों कर लें? जब क्वेश्चन के अंदर चीजें यहाँ पर दी हुई हैं फिर अजम्पशन नहीं है, फिर यहाँ से निकाल के लिखनी है। अगर पॉसिबल पूछे तो फिर तो जो सी मर्जी लिखो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर हिडन है वो चीज आपने निकालनी है। जैसे ये है जीपी ओवर सेल्स, हमारा क्या है? कम है ज़्यादा है? तो क्या हमने सेल प्राइस कम की है? डेलिबरेटली कम किया। जीपी की परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल सेम रहनी है, सेल की प्राइस क्या हो जानी है? कम हो जानी है। तो अब आप यहाँ पर रीज़न कौन सी आ गई? अब सिर्फ सेल प्राइस की कहानी है। अब कॉस्ट ऑफ सेल के हाई होने की रीजनिंग नहीं फेंकोगे यहाँ पे, बाकी चीज़ों की रीजनिंग नहीं फेंकोगे। अब जो सवाल के अंदर चीज़ मौजूद है वो सिर्फ उठा के लिखो, सवाल में से देख के 4 अल्फाज पढ़ के सोच के पहले कैलकुलेशन सारी कर लोगे, कंपैरिजन लिख लोगे, देखोगे कम है ज़्यादा है, फिर उसकी रीज़न निकाल कर लिखोगे।
पॉसिबल रीज़न तो जैसी मैंने वो पढ़ाई हैं बिल्कुल वैसे ही, बस पढ़ते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। नेट प्रॉफिट कम है ज़्यादा है, तो एक तो रीज़न वही वाली है सेल प्राइसेस की। दूसरी रीज़न ढूंढो, क्या लोन लिया, लोन की वजह से इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ये तो एक चीज़, एक तो रीज़न जेन्युइन होगी। अगली, डिस्पाइट द इंक्रीज इन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, सेल एट द न्यू आउटलेट वर बिलो एक्सपेक्टेशन बट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम, लो एक्सपेक्टेशन हमारी सेल कम है। इन्वेंट्री एट न्यू आउटलेट्स वाज बिल्ड अप बाय यूटिलाइजिंग लिक्विड फंड्स अवेलेबल with WN and the extended credit facility from the supplier. Interest rate on existing bank loan is increased due to rise in market interest rate. तो ये भी एक रीज़न है प्रॉफिट के क्या होने के, कम होने के। तो ये यहाँ से दो रीज़न उठाओगे और यहाँ पर लिख दोगे, एक सेल प्राइस की लिख दिया, रेड्यूस सेल प्राइस लिख दिया एट न्यू आउटलेट्स, इंक्रीज एप्रिसिएशन एक्सपेंस, नया प्लांट वगैरह होगा, वो प्लांट नहीं लिया अभी, इक्विपमेंट लिया हमने, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। डिक्रीज इन जीपी मार्जिन, ये तो ओवरऑल ही हो गया। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा उसने, तो आप इंटरेस्ट रेट भी फिट इन कर दें। और समझ लग गई है तो सवाल के अंदर से उठा कर क्या करो, लिख लो। कैलकुलेशन करवाने की तो ज़रूरत नहीं है ना मज़ीद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।